नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्ती के लिए भारत कैसे लड़ गया और कौन-सा दोस्त? इज़राइल। लेकिन अगर थोड़ा-सा पलट के देखें फ्लैशबैक में, तो कारगिल का वो युद्ध, जिस समय हमारे जवान बर्फीली पहाड़ियों में सीना तान के खड़े थे, लेकिन उन्हें ज़रूरत थी उन लेज़र गाइडेड बमों की जो बादलों के पार भी एकदम एक्यूरेट निशाना लगा सकें। उस वक़्त दुनिया की महाशक्तियों ने भारत से मुँह फेर लिया था। तब एक देश ने अपने सारे नियम, कायदे ताक पर रख कर के रातों-रात अपने हथियारों का ज़ख़ीरा भारत के लिए खोल दिया था और वो देश था भारत इज़राइल। आज वक़्त बदल चुका है, इज़राइल चारों तरफ से घिरा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, अंतर्राष्ट्रीय अदालतें और सुपर पावर्स उसे अलग-थलग करने पे तुले हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में भारत से जाने वाले करीब-करीब 2596 खुफिया खेपों का सच क्या है? कैसे भारत मदद कर रहा है? रादर मज़दूरों को भी भेजा गया है वहाँ पर, ताकि इज़राइल को घुटनों पर आने से बचाया जाए। लगभग बचा लिया गया है। तो क्या है मोदी, डोभाल और जयशंकर की ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी दुनिया को जो हैरान कर रही है? आज हम इस बवंडर को डिकोड करेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी का अपना चैनल भी है सत्योलॉजी, वहाँ पर भी आप इनको देखिए और इनके एक्सक्लूसिव वीडियोज़ देखिए। आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को और वापस जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, हम बात तो इज़राइल की करेंगे, लेकिन मुझे ध्यान आ रहा है क्योंकि इज़राइल से हम दोस्ती की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा भी दोस्त है जो अक्सर कहता है मोदी इज़ माय फ्रेंड। वो दोस्त देखिए, एफसीआरए के खिलाफ वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। जी आदित्य जी। देखिए इज़राइल के साथ क्या है कि 2023 से 2025 के बीच में भारत ने 2596 आर्म्स एक्सपोर्ट्स किए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। और दूसरा 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो पाकिस्तानी हिल टॉप से बैठे थे। तो मिराज 2000 को मॉडिफाई करना था, प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स डालने थे। तो उधर हर जगह इज़राइल ने मदद करा। आपको बड़ा आश्चर्य होगा 150 मिलीमीटर के शेल्स भी भारतीय सेना के पास नहीं थे, तो उसको भी इजराइल ने दिया। प्लस इजराइल ने उस समय वो सब मदद करी जो भारत को जरूरत थी। अब सोचिए इजराइल की पॉपुलेशन थाने से कम है, मुंबई के थाने, जी। और वो इतने बड़े देश को मदद कर रहा है। शर्म की बात होगी ना भारत के लिए। तो ये हालत थी उस समय कांग्रेस सरकारों की वजह से कि भारतीय सेना की प्रिपरेशन इतनी कम थी कि एक छोटे से कारगिल युद्ध में भी इजराइल को बुलाना पड़ा। आज जो है पूरी तरह बदल चुका है। देखिए 2014 के बाद से लेके आज का जो भारत है टोटली डिफरेंट है। और ये सब मोदी जी और जो उनकी टीम है उन्होंने किया है। इसके पहले कभी ने सोचा नहीं था कि 1,78,000 करोड़ का भारत एक्सपोर्ट करेगा। भारत इंपोर्ट करता है 1.2 बिलियन डॉलर्स के आर्म्स फ्रॉम इजराइल इवन टुडे। और इजराइल की जो मिसाइल्स हैं अब आयरन डोम की भारत में बनेंगी। और आपको मालूम ही है कि बहुत अच्छे अच्छे जॉइंट वेंचर्स हैं हमारे, बराकीट मिसाइल्स, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर शिप डिफेंस, वो लगी हुई है भारत में। उन्होंने पराक्रम दिखाया था चाइना के विरुद्ध। आपने देखा होगा जब चाइना के विरुद्ध भारत का प्रोग्राम हुआ था तो बराकीट वर एक्टिंग। और भारत की जो सीमा पे जो मिसाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, आकाश तीर, उसमें बराकीट इज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ दैट। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सारी एक ही मिसाइल्स होती हैं, लेयर्स होती हैं। L-70 गन होगी, फिर उसके पीछे एक और गन होगी, फिर उसके पीछे मिसाइल्स होंगी, फिर उसके पीछे ये होगा, फिर उसके पीछे एंड में जाके आता है S-400। सिर्फ S-400 ही नहीं होता, अब तो कुछ भी आ गया, कुछ भी आ गया। जी। कुछ जो अब तो कुछ आ गया, तो कुछ इज उसका भी अपनी अलग से मिसाइल्स हैं। फिर उसके बाद आता है BMD,
तो इज़राइल पहली बात तो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में चौंक गया, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का जो अटैक को हल्का मत लीजिए, जो उसे रिटेलिएट किया था, वो तो उसकी क्षमता बहुत कम है। सपोज वही अटैक इज़राइल के विरुद्ध होता, तो इज़राइल झेल नहीं पाता। वो सेम सिनेरियो होता ईरान वाला। तो इज़राइल ने स्टडी किया कि भाई टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट में देयर इज नो वन बेटर देन इंडिया, इंक्लूडिंग रशिया भी सीख रहा है। जिस तरह भारत की सीमाएं बड़ी हैं, हमें यूक्रेन और रशिया की सीमा से भी बड़ी है, लेकिन भारत ने 900 किलोमीटर की रेंज पे जो डिफेंस किया है, वो दुनिया के लिए केस स्टडी है। ओके। और काउंटर अटैक तो छोड़ दीजिए, काउंटर अटैक तो भारत सबको दिख ही लिया है दुनिया ने कि 22 मिनट में पाकिस्तान घुटने पे आ गया। सोचिए कि पाकिस्तान इज ए बेटर इक्विप्ड कंट्री देन इवन यूक्रेन, अगर ऑन पेपर देखा जाए तो। जी। और भारत ने उसको 22 मिनट में घुटने पे ला दिया। सो नाउ इजराइल को कॉन्फिडेंस है। देखिए इन लोगों के साथ क्या होता है कि ये ख्याली दुनिया में बहुत रहते हैं। इनको लगता है कि क्योंकि हम सब लोग अब से कौन से इंडियन से मिलते हैं लोग, अभी हम लोग तो डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं जो फॉरेन में रहते हैं या आते हैं। हम लोगों ने जिंदगी में कभी पॉलिटिक्स देखी ही नहीं है। अपने कॉलेज में भी कोई पॉलिटिक्स में प्रदर्शन करता था, हम लोग बिल के अंदर छुप जाते थे, है ना। हम लोग बाहर ही नहीं निकलते थे, हमको नहीं पढ़ना पचड़े में। तो वो क्राउड है हम लोगों का जो फॉरेन आता है। इनको लगता है कि सारे भारतीय ऐसे होंगे। सेम भारतीय व्हेन इज इन इंडिया इज टोटली डिफरेंट पर्सन। फिर आपको वो आ, मारेगा। तो इसराइल ने इसराइल को पता तो था कि भारत, लेकिन एक घमंड रहता है ना बहुत, वेस्टर्न पीपल, वी आर वाइट पीपल, हम सुपीरियर रेस है। और इसराइल ज्यूज को सिखाया भी जाता है कि यू आर द गॉड्स गिफ्ट टू द अर्थ। तो उनके मन में था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को देख के उनको ह्यूमिलिटी आ गई। ऑपरेशन सिंदूर इज ए, आप मतलब दर्शकों को समझना चाहिए कि दुनिया में अगेंस्ट ए न्यूक्लियर कंट्री, सपोजिटली ऑन पेपर न्यूक्लियर कंट्री, इट इज द बिगेस्ट अटैक एवर। और जिसने कभी भी अपनी इच्छाओं को मतलब दबाया नहीं है कि मैं न्यूक्लियर यूज कर दूंगा। उसने फतेह मिसाइल यूज की थी दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए, एंड फतेह कैन बी ए बैलिस्टिक मिसाइल विद ए न्यूक्लियर वॉर। तो अब जाके इसराइल को वो रिस्पेक्ट आई है। तो इसलिए अब जो है, अब इसराइल देख रहा है कि भारतीय गन्स, भारतीय स्मॉल वेपन्स, भारतीय इवन द राइफल्स ट्रिपल एस डिफेंस की हैव रीच्ड द वर्ल्ड मार्केट्स। मतलब अभी अमेरिका में इन्होंने बैन किया हुआ है, अदरवाइज आई वुड हैव बॉट इट। तो तो इसराइल को अब नया रिस्पेक्ट आई है इंडिया के लिए। नेतन्याहू 3 कॉन्फ्रेंसेस बोल चुके हैं कि जी। मतलब मजाक में बोला उन्होंने। आई हुँ, डिडंट हुँ। लाइक द वे ही स्पोक एक्चुअली, बाय द वे। उन्होंने बोला कि आई डोंट नो व्हाई इंडिया लव्स अस सो मच, ऐसा बोला। मतलब प्यार नहीं करना चाहिए इनको, यू नो। बट एनीवे, हिस्ट्री तो यही है कि सेनेट, उनकी जो पार्लियामेंट उसको सेनेट बोलते हैं, सेनेट ने रेजोल्यूशन पास किया था उनके इंडिपेंडेंस पे थैंकिंग इंडिया। क्योंकि इंडिया ने कभी भी ज्यूज को परसिक्यूट नहीं किया है। यूरोप ने किया है, कैथोलिक्स ने किया है, कैथोलिक्स आज भी हेट करते हैं, क्रिश्चियंस ने किया है। आज अमेरिका में एंटी सेमिटिज्म इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट उनके विरुद्ध। तो भारत में ऐसा हेट कभी हुआ नहीं। तो दे आर ऑल्सो सरप्राइज्ड कि भाई क्यों नहीं हिट करे हमसे, you know? अभी हमारी भी हालत होने वाली है हिंदुओं की। हम बोले कि यार कोई हमको प्यार करता है, क्यों नहीं हिट कर रहे हैं, हम तो एक्सपेक्ट हिट ही करेंगे सबसे, you know? ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। यस। और आदित्य जी, मिसाइलें और ड्रोन्स तो समझ में आते हैं, लेकिन हज़ारों भारतीय मज़दूरों का इज़राइल जाना, क्या केवल रोज़गार का मुद्दा है या फिर ये इज़राइल की जो टूटती हुई इकॉनमी है, उसको बचाने के लिए भारत का एक मास्टर स्ट्रोक है? नहीं, उसको उनके विचार की है। देखिए क्या है कि पहले क्या होता था, ये लोग लेबरर्स बुलाते थे पैलेस्टाइन से, वो सारे मुसलमान थे, फिर वो आके इधर फट जाते थे। तो दे वर टायर्ड ऑफ दैट वायलेंस। क्योंकि वो अभी कोई आपको ओल्ड एज होम में आप काम कर रहे हैं, किसी हॉस्पिस में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो क्या होता था, दे यूज्ड टू गिव वीजा टू दीज पैलेस्टीनियंस टू कम इनसाइड इजराइल एंड वर्क एंड गो बैक। क्योंकि पैलेस्टाइन में तो कुछ आप काम नहीं कर सकते, वहां पे तो पाकिस्तानी बना के रखा हुआ उन्होंने।
दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी प्रोडक्टिव वर्क। तो उधर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो बिकॉज ऑफ दैट डिस्ट्रस्ट उन्होंने सोचा कि हम भारत से लेकर आएंगे, सो दैट भारतीय लोग विल वर्क, क्योंकि भारतीय हिंदू वगैरह आएंगे। अब इसराइल को देखना पड़ेगा कहीं मुसलमान लेके न चले जाना यहाँ से। हम तो चाहते हैं लेके जाओ, लेकिन गलती से मत चले जाना, नहीं तो वो फटेंगे, वो भी फटेंगे वहां पे। बिकॉज बट तो इसलिए उन्होंने किया भारत की तरफ। वैसे भारतीय मुसलमान पैलेस्टीन मुसलमान से थोड़ा बेटर होते हैं इन सम वेज। भारतीय होना ही बेटरनेस की निशानी है आदित्य जी। और भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है और इज़राइल का जो एडवांस दिमाग, ये मिलकर के एक ऐसा डिफेंस हब बना रहे हैं जो आई शुड से भविष्य में एक ग्लोबल आर्म्स मार्केट से अमेरिका और चीन का एकाधिकार खत्म कर देगा। देखिए, मैं एडवांस ब्रेन की तो बात करूंगा नहीं, क्योंकि एडवांस ब्रेन तो भारतीयों का ही होता है, मोर देन ज्यूज। उनको एक सिस्टम आता है। बाय द वे, मैं जूइश बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत कनेक्टेड रहा हूँ न्यूयॉर्क में, तो आई नो देयर कल्चर वेरी वेल। तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट है उनके रेबाइज के लिए, जो भी बड़े अच्छे लोग होते हैं। तो इनका आपको समझना चाहिए कि देयर वे ऑफ थिंकिंग इज वेरी मच लाइक इंडियंस। मतलब भारतीयों को जैसे ही सोचते हैं, लेकिन जो जुगाड़ू मेंटालिटी भारतीयों की होती है वो सुपीरियर होती है। हम कम से कम पैसे में ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं, वो नहीं कर सकते। और दूसरा, उनके पेटेंट्स, दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट्स फाइल करते हैं। उनको पेटेंट से कि सारे अटॉर्नी से जूस होते हैं। ऑल द अटॉर्नीज आर जूस अमेरिका में। अगर कोई मोस्ट कॉमन प्रोफेशन इन जूइश कम्युनिटी आप देखेंगे, अटॉर्नीज होगा। अटॉर्नीज और फिर लेंडिंग मनी, दो उनके मेजर प्रोफेशन होते हैं। तो पेटेंट्स की इसीलिए उनके नंबर ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कैसे पेटेंट की फाइलिंग की जाती है। पेटेंट की फाइलिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जैसे मैंने दो तीन एक तो पीछे लगा ही हुआ है सैथोलॉजी का। सो और मेरा बाकी पैटर्न्स में नाम है, एक दो पैटर्न्स में तो हो गया नहीं होगा जी। पता नहीं। अब तो पैटर्न्स कीप सेलिंग एंड उसके बाद नाम हट जाता है आफ्टर 3 years, इज नॉट अवेलेबल। सो द क्या है कि उनका जो इकोसिस्टम है पैटेंट फाइल करने का, वो बहुत अच्छा है। अगर वो इकोसिस्टम पे भारतीय टाई अप कर जाए उनके साथ, तो इंडिया विल बी द नंबर वन इन फाइलिंग पैटेंट्स, नंबर वन। देखिए, कोर इंजीनियरिंग के जितने भी कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे भारत से गए हैं। न्यूमरल से लेके जीरो न्यूमरल भी भारत से गया। और भी जितने कोर जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भारत से गए हैं, हमारे ऋषि मुनियों की वजह से। हम लोग को वो इंटरनेशनल लेवल पे वो पेटेंट फाइलिंग नहीं आता है। और मैं चाहता हूँ कि वहां पे जूइश कम्युनिटीज एंड जूइश लॉयर्स हमारे साथ टाई अप करें। और मैं बहुत अच्छे जूइश को जानता हूँ जो करते हैं काम। इनफैक्ट सतोलॉजी में सबसे ज्यादा हेल्प जूस का रहता है। दे रियली हेल्प अस इन मेनी वेज। तो उनका ये प्लस पॉइंट है। दूसरा ये है कि जो भारतीय, आपने एक बात बोली थी कि जो क्रिएटिविटी या इनोवेशन, जी। इनोवेशन में नंबर वन कंट्री मैं अपने हिसाब से बोलूंगा इज इंडियंस, नॉट अमेरिकन, नॉट जूस। उनको सिस्टम्स मालूम है, लेकिन इनोवेशन नहीं। वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज के आइडियाज लेते हैं, ज्यादातर इंडियंस ही होते हैं। और जब बेचारे इंडियन को तो पता लगता है, तब तक ये लोग पैटर्न फाइल करके पैटर्न रिलीज कर देते हैं। मेरे पास ऐसे 100 केसेस हैं जहाँ पे आइडियाज इंडियन इंजीनियर से दिया था, पैटर्न किसी और ने फाइल किया। आपको याद होगा, एक ओपन एआई के एम्प्लॉय की डेथ हुई थी संदिग्ध अवस्था में। वो डिस्क्लोज करना चाहता था, कुछ सीक्रेट्स बाहर निकालना चाहता था ओपन एआई। उसकी डेथ, उसको मार दिया गया, अमेरिका में। अब दीज गाइज आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। ये हिंदू अमेरिका में या फॉरेन कंट्रीज में हिंदू लॉयर्स गिल्ड एक बननी चाहिए, अटॉर्नीज गिल्ड, जो भारतीय क्रेडिबिलिटी काम पर। तो क्या होता है ना, भारतीय जितने भी लॉयर्स होते हैं वो गलत चीजों में घुस जाते हैं, एंटी इंडिया में घुस जाते हैं ज्यादातर। पैसा मिलता है तो एंटी इंडिया में घुस जाएंगे। इंस्टेड ऑफ दैट फोकस ओनली ऑन प्रोफेशनल थिंग्स, जैसे कि पेटेंट फाइलिंग, और उसमें लगे। दे विल मेक मोर मनी एंड इट विल बी कंस्ट्रक्टिव हेल्प टू द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आल्सो। क्योंकि सिर्फ भारत में फाइल हुआ पेटेंट, और सपोज करो वो डेटाबेस सर्च नहीं हो रहा है अमेरिका में, तो सो देन इट्स ए प्रॉब्लम फॉर द इंडियन एंटरप्रेन्योर। वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, इंडियन पैटर्न को देखेंगे, वहां ऑलरेडी फाइल कर देंगे पैरेलल।
तो ये बहुत चलता है, तो आई थिंक दैट्स वेयर इंडिया एंड इजराइल कैन कोलैबोरेट। उसके बाद तो भारत ही बनेगा नंबर वन। आदित्य जी, कभी-कभी कुछ दूसरी बातों को भी समझना ज़रूरी होता है। जैसे 1962 से लेकर के करगिल तक कोई भी हमारे बीच में औपचारिक डिप्लोमैटिक टाइज़ भी नहीं था। तब इज़राइल आखिर दुनिया से मतलब ये मैं समझना चाह रही हूँ कि उस समय दुनिया से बगावत करके उसने भारत की मदद की। क्या मतलब उस समय उसके दिमाग में कोई अम, दूरगामी प्लानिंग थी, कूटनीति थी? देखिए, ये रॉथस्चाइल्ड्स और इन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, मन बनाया हुआ है कि भारत को सुपर पावर बनाना है। तो देयर इज ए जूश लीडरशिप का ये प्लान भी है, क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन नहीं है। भारत के पास पॉपुलेशन है, स्पेशली हिंदू पॉपुलेशन। ये उन्होंने प्लान पहले से बनाया हुआ है। और दूसरा ये है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन इस व्यक्ति ने पूछा नहीं मुझे। जूश जो थॉट प्रोसेस है, जब से कैथोलिसिज्म ने उन पर अटैक किया है, वेटिकन ने अटैक किया है, वेटिकन ने उनको जीने नहीं दिया यूरोप में, सबको याद है। उनके साथ कैथोलिक्स ने जिस तरह बर्ताव किया बुरा, एवरीबडी नोज। चर्च ऑफ इंग्लैंड ने जो उनके साथ, चर्च ऑफ इंग्लैंड उन्होंने खरीद लिया लिटरली, क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड उनकी जेब में बैठा हुआ है इस समय। सिटी ऑफ लंदन उनकी जेब में है, बाय द वे। तो उन्होंने कभी भी भारत के विरुद्ध काम नहीं किया है। देखिए, एक जो जॉर्ज सोरोस है वो कैथोलिक ब्रांच का है जू, लेकिन वो कैथोलिज्म वाला है। तो जॉर्ज सोरोस की बदमाशी चलती रहती है भारत के विरुद्ध, विद यूजिंग मुस्लिम, नॉट यूजिंग। अभी आप देख रहे हैं कि सीजेपी प्रोटेस्ट में उसने वो दिनेश ठाकुर को जो एक पकड़ा है, जी। उसको फंडिंग किया $48 मिलियन का। और वो सब करता रहता है, वो बकवास करता है। उसको तो यूएस गवर्नमेंट ने भी फंड किया है, दिनेश ठाकुर को। तो बता, ये जो ज्यूस ने कभी भी भारत के विरुद्ध काम नहीं किया है, उसका एक रीजन है। ज्यूस में एक कम्युनिटी होती है, ड्रूइड। ड्रूइड कम्युनिटी, अब मैं बड़ा सीक्रेट आपको बता रहा हूँ, ड्रूज कम्युनिटी जी। बोलते हैं उसको वहां का। ड्रूज कम्युनिटी सोचती है कि उनका जो नेक्स्ट मसीहा भारत से आएगा। ओके, वो ये पक्का विश्वास बना के रखा हुआ है कि उनका मसीहा भारत से आएगा। अब ये बहुत पुरानी जूइश स्टोरीज हैं। अब फोनेशियंस के समय से आती हैं, ये 1200। पब्लिक डोमेन में भी कहीं ये मैंने पढ़ा। हाँ, 1200 बीसी की कहानियां हैं ये। हुँ। तो तो कहीं ना कहीं वो एक और ये महाभारत काल में सारी जगह भारत के अंदर थी, ये सारी जगह। ये दीज आर ऑल द रिच बिजनेसमैन ऑफ शल्य, शल्य के मदरी मादरी शल्य के उसके उसके अंदर थे। तो ये हमेशा बिजनेसमैन रहे, उन्होंने बिजनेस सीखा है गुजरात से। ओके, ये इतिहास उनको, ये बड़ा रफ रफ स्केचेस हैं, मेरी बुक में मैंने कैप्चर किया है गोल्ड रिकॉर्ड में, कि ये वो जी। बिजनेसमैन है जिनका भारत से बहुत कनेक्शन रहा है। ये लोग भारत से कपड़े लेते थे, स्पाइसेस लेते थे और रोमन्स को बेचते थे, और रोमन से गोल्ड में पेमेंट लेते थे और भारत भेज देते थे। यहाँ तक कि रोमन एम्पायर्स कंप्लेन करते थे कि हम जितना सोना हम चुरा के लाते हैं, सारा भारत ले जाता है। और ये बिजनेसमैन करते थे, फोनेशियंस। इसलिए इनके विरुद्ध प्रोग्राम चलाया गया, आज तक जो चल रहा है कैथोलिसिज्म वाला। मतलब जैसे यूरोप में इनको बुलाते हैं कि चालू चालू होते हैं, इनसे डील मत करना। लेकिन भारत में तो चालू नहीं होते, ऋषिकेश में आके जप करते हैं, बैठ के हरिनाम जप करते हैं। और अभी आपने देखा ही था कि तेल अवीव में, हाइफा में रथ यात्रा भी निकाली गई, जगन्नाथ रथ यात्रा। सो एक इनका एक एंसेस्ट्रल कुछ कनेक्शन है भारत के साथ। तो अप टू पॉइंट टू योर क्वेश्चन, बैकग्राउंड जरूरी था कि जी। इसीलिए ये भारत के साथ, चाहे भारत रिश्ता रखे या ना रखे, इनको मालूम था कि भारतीय जो कांग्रेस की सरकार है वो मुसलमानों की सरकार है, मुसलमानों की और कैथोलिक की सरकार है, दोनों इनको अपोज करते हैं। आप देखें, सोनिया गांधी का दिल धड़कता है पैलेस्टीनियन लोगों के लिए, सोनिया गांधी का दिल बहुत धड़कता ज़्यादा। है बाटला बाटला हाउस एनकाउंटर वालों के लिए, जो परपेट्रेटर्स है उनके लिए। तो तो ये जानते हैं, तो इन्होंने, वेदर इंडिया हेल्प्स और नॉट, दे हैव कंटिन्यूड देयर हेल्प टू इंडिया। और ये बड़ी स्मार्ट मूव है इनकी। और एक बात आपको याद रखनी चाहिए, जिस तरह हम लोग कभी नहीं भूलते किसी को, किसी का एहसान भी नहीं भूलते, किसी की दुश्मनी भी नहीं भूलते।
500 साल के बाद वापस राम का मंदिर वहीं बना, है ना, हमने भी नहीं बोला। इतिहास में पहली बार हुआ है। और भी बहुत जगह अब तो रिपीट होगा कंटिन्यूअसली। तो ये भी भूलते नहीं, इन्होंने स्पेन से बदला लिया 1000 साल के बाद, इस बार स्वेटा में जाके, मोरक्को के अंदर बदला लिया। तो कुछ क्वालिटीज इनकी हमसे बिल्कुल मिलती हैं। और आदित्य जी, ये जो स्ट्रेटजी बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अजीत डोभाल, इन्होंने जो एक प्लानिंग करी, जो एक खाका खींचा, क्या वो सिर्फ रक्षा सौदों तक सीमित है या फिर उससे भी आगे मिडल ईस्ट कॉरिडोर के जरिए दुनिया का नया भूगोल लिखने की तैयारी है? कैसे देखते हैं? देखिए, अब मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स देता हूँ कि जी। पिछले महीने सऊदी अरेबिया से जीरो ऑयल गया है अमेरिका को। जीरो। इतिहास में 85 के बाद पहली बार हुआ है ऐसा। ओके, 85 के बाद पहली बार हुआ है कोई ऑयल नहीं है सऊदी अरेबिया से। होर्मुज स्ट्रेट बंद है। अमेरिका में सिर्फ 43 दिन की ऑयल रिजर्व में बचा हुआ है, ओनली 43 डेज। अमेरिका तेल पे चलता है। अमेरिका में डीजल के ट्रेन के इंजन भी डीजल के हैं, इलेक्ट्रिक के नहीं है। अमेरिका की इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे इज जस्ट 2%। दे डोंट बिलीव इन इलेक्ट्रिफिकेशन, उनको डीजल के चाहिए सब जगह। सो तो ये दिखता है कि अमेरिका किसी तरह अब एक क्लोजर फेज में आ रहा है। तो अगर वो क्लोजर फेज में आ रहा है तो वो उथल पुथल मचा के जाएगा, क्योंकि वो आप समझिए कि हर जगह डॉलर यूज हो रहा है। आपको, दर्शकों को आपके इतिहास मालूम होना चाहिए कि जब रोमन एम्पायर बंद हो रहा था तो किसी को पता नहीं था बंद होने वाला है। अब ये लोग तो अय्याशी में पड़े रहते थे। जो भी रोमन एम्पायर की अय्याशी थी आज अमेरिका करता है। स्पोर्ट्स, रोमन एम्पायर बाहर के किसी लोगों ने लेकर नहीं आता था, अपने ही लोगों का वो बनाता था प्रोग्राम। जैसे अमेरिका का इंटरनल सीरीज को वर्ल्ड सीरीज बुलाते हैं, समझे आप? तो पॉपुलेशन को खेल में लगा देना ताकि असली चीजें ना देखें, पॉपुलेशन को जॉब में बिजी रखना ताकि असली चीज ना देखें। लेकिन जिस दिन रोमन एम्पायर खत्म हुआ उस दिन सबसे पहले आवाज भनक हुई अलेक्जेंड्रिया में, जो कि इजिप्ट में पोर्ट सिटी है। आज तो पूरा खंडहर बन चुका है। चोरी डकैती वहां पे, पॉकेट आपको बचा के घूमना पड़ता है, कोई चोरी कर लेगा फटाफट, मर्डर्स बहुत होते हैं। तो वहां पे पता लगा कि एक हफ्ते के बाद कि सड़कें रिपेयर नहीं हो रही है, सैलरी नहीं मिल रही है 1 महीने के बाद। तब लोगों को इमेजिन किया कि रोमन एम्पायर चला गया था, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बस सनसेट, ऐसा होता है ना, हो गया। वो स्थिति है इस समय अमेरिका की। जापान का प्रेशर, फिर इसका प्रेशर, और ये सारे प्रेशर्स जो हैं, अमेरिकन ईरान वॉर का प्रेशर, डॉलर का, अभी तेल ही नहीं खरीद, एक बूंद तेल का नहीं पहुंचा सऊदी से। अब और ईरान जो है येन, युआन और गोल्ड में सेटल कर रहा है। सऊदी बोल रहा है हम युआन में सेटल करेंगे। भारत जो है, भारत पेमेंट कर रहा है यूएई को गोल्ड में, डॉलर में नहीं कर रहा है। तो डॉलर के जो, सिर्फ डॉलर भारत ने बचा के रखा है अमेरिका के लिए या कुछ और देशों के लिए जो डॉलर यूज करते हैं। भारत का फॉरेन रिजर्व इज नॉट इन जस्ट प्योर डॉलर्स। येन है, युआन है, रखना ही पड़ेगा भारत को, युआन भी रखना पड़ेगा, बाकी करेंसी भी रखनी पड़ेंगी। और गोल्ड मेजर है, और चाइना पूरी दुनिया में गोल्ड खरीद रहा है। तो वेरी शॉकिंग पीरियड फॉर अमेरिकन इकोनॉमी। तो इसलिए ये जो पीरियड है, इजराइल अंडरस्टैंड्स, और उसको पता है कि कल को अगर आटा चाहिए होगा तो कहाँ से लाएंगे, या तो यूक्रेन से लें या भारत से लें। भारत का आटे में प्रॉब्लम ये है कि पंजाब वाला आटा खरीद नहीं सकते, वो पेस्टिसाइड बहुत होता है, भारत में भी नहीं कंजम्पशन होता उसका। तो अब उनके लिए यूक्रेन इज द मेजर सोर्स, लेकिन यूक्रेन अटैक कर रहा है, उस पर या तो रशिया अटैक कर देगा, या वो अटैक कर देंगे, या फिर अमेरिका अटैक कर देगा। सो आटा कहाँ से लाएंगे? और इसराइल सच ए क्लेवर कंट्री, वो कहीं मिडिल ईस्ट से तेल नहीं लेता, वो ब्राजील से लेता है। तो उसकी सारी शिपमेंट आती है मेडिटेरेनियन से। तो जैसे ही स्पेन ने थ्रेटन किया, उसने काम कर दिया मोरक्को से। सो रॉक को उनसे बेटर मानता हूँ, मोसाद से। दोनों से compete करती है। मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि उनकी न्यूज में वीडियोस बन जाते हैं।
हमारे पे वीडियोस नहीं बनते। बस एक भी आतंकवादी अटैक नहीं हुआ है। पहलगाम दो आतंक पहलगाम का एक हुआ, उसके अलावा कोई अटैक ही नहीं हुआ है पिछले 12 साल से। तो दैट शोज कि वी आर ए बेटर एजेंसी। आपने बिल्कुल सही कहा और देखिए कारगिल से लेकर के ऑपसिंदूर तक चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं और अब आज की तारीख में कारगिल से हमने बात शुरू की थी तो हमें ज़रूरतें थी, हम मदद की उम्मीदें कर रहे थे, लेकिन आज की तारीख में देखिए ना, कैसे पूरा सिनेरियो एकदम चेंज हो गया है। अब हम दूसरे देशों की मदद कर सकते हैं। आपने आदित्य जी मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।